नया संकुल है जिसमें विद्यार्थी अ, नियमित रूप से भक्ति पूजन आदि के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए वहां जाते हैं। तो ये हमारी संस्था का बिल्डिंग आप देख रहे हैं। जैसा आप स्लाइड में आप देख रहे हैं, हमारी विद्यालय है, हमारा विद्यालय श्री कुनकुन कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई विले पार्ले से संचालित है। और सोनगढ़ में लगभग 16 वर्षों से यह विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय को चलाने का उद्देश्य क्या है? आप समझें कि हमारा जैन धर्म जो अनादि अनंत है, लेकिन इस वर्तमान काल में हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत हुए, उन्होंने संसार के समस्त जीवों को सुखी होने का उपाय बताया। और उसी परंपरा के तहत गणधर देव हुए, आचार्य हुए, उन्होंने जिनवाणी के रूप में, आगम के रूप में भगवान की उस वाणी को गूंथा, ताकि ये इस पंचम काल के अंत तक जिनवाणी जीवंत रहे। लेकिन उस जिनवाणी को हृदय में बसाने का, लोगों तक पहुंचाने का, अपने जीवन में उतारने का काम हमारे संस्कारों के माध्यम से हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसीलिए हमने अपनी संस्था के परिचय में लिखा है कि अपने अपने बच्चों को विरासत में संस्कार दें। संपत्ति दें या ना दें, लेकिन संस्कार अवश्य दें। तो ये जो संस्कार हैं, ये इन संस्कारों को जैन समाज की जो आगामी पीढ़ी है, जिसको हम बीज बोलते हैं, जो बटवृक्ष बनेगी कल, उस बीज को सही उसका पोषण मिले, खाद मिट्टी जल मिले, ताकि वो एक बड़े पौधे के रूप में, बड़े पेड़ के रूप में पनप सके। तो उस नई पीढ़ी को संस्कारित करने, जैन धर्म के सच्चे संस्कार देने, और साथ ही वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से उनको मॉडर्न एजुकेशन देने के उद्देश्य से हमारे इस विद्यालय का निर्माण किया गया। आप सभी परिचित ही हैं मुमुक्षु समाज के भामाशाह कहलाने वाले श्रद्धेय अनंत मामा मुंबई, जिन्हें हम अनंत सेठ के नाम से भी जानते हैं। उनके उनका स्वप्न था जो सोनगढ़ में संस्था के रूप में साकार हुआ। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो बालकों के हृदय में जैन धर्म के जैन धर्म के सिद्धांतों का बीजारोपण करना है। अगर हम आगे की बात करें कि संस्था कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाती है और हमारे टारगेट क्या है, तो हम 360 डिग्री विद्यार्थियों को तैयार करना चाहते हैं। हम जैन धर्म के संस्कार तो उन्हें देना चाहते ही हैं, जो इस भाव के साथ आने वाले अनेक भावों में उनके साथ उनका काम करें और भाव का अभाव करने में भी निमित्त बने। उनको भी पूर्ण सुखी होकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिले, ऐसे संस्कार इस भाव में ही उनको मिले। उस पे तो हमारा मुख्य उद्देश्य वही है, बच्चों को संस्कारित करना। लेकिन उसके साथ साथ हम थ्री थ्री स्तरीय जो मॉडल है, मतलब हम जिसको 3 स्टेप कहते हैं, जीवन के जो महत्वपूर्ण पड़ाव विद्यार्थी जीवन के हैं। सबसे पहला है आध्यात्मिक आधार, मतलब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो विद्यार्थी को मिले। दूसरा आधार उसको जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का राइट्स है, तो वो भी उसको प्रॉपर मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल्स। आज हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं होता, उनका ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो तीसरा जो हमारा है सर्वांगीण विकास, उसमें हम विद्यार्थियों के स्किल पर भी काम करते हैं। जो भी उनमें प्रतिभा होती है उसको निखारने का मंच हम यहाँ पर देते हैं। और विद्यार्थी नियमित रूप से सारी चीजें, आपने रूटीन देखा होगा अभी हमारे विद्यालय का, विद्यार्थी पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई के अलावा भी बाहर की जो स्किल्स हैं उन सब पर भी काम करते हैं और वो सारी चीजें सीखते हैं। तो कहान शिशु विहार में हम मानते हैं कि सच्ची उन्नति 3 स्तंभों के आधार पर होती है: आध्यात्मिक आधार, आधुनिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास। इसके आगे हम अगर बात करें, तो आध्यात्मिक जो आधार है वो हम क्यों कहते हैं, आप देख रहे होंगे सोनगढ़ का चित्र है। सोनगढ़ पूज्य गुरुदेव श्री की साधना भूमि है। यहाँ प्रतिदिन अध्यात्म की गंगा बहती है। और ऐसी अध्यात्म के वातावरण में विद्यार्थी जब सोनगढ़ में रहता है, तो निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क में सौंदर्यता, अध्यात्म की बस्ती ही बसती है। धर्म उसके हृदय में उतरता ही उतरता है। क्योंकि आप सभी ने पहले सुना होगा कि जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, वैसा ही हमारे जीवन में उसका असर होता है।
तो सोनगढ़ का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह ऐसी पवित्र भूमि पर स्थित हमारा विद्यालय है जहाँ 24 घंटे विद्यार्थियों को इस वातावरण से ही धर्म सीखने मिलता है। इसके बाद अगर हम आधुनिक आध्यात्मिक आधार की बात करें, तो सेकंड पॉइंट आता है आध्यात्मिक आधार का, कि हम विद्यार्थियों को यहाँ क्या पढ़ाते हैं। ये तो वातावरण हुआ। 5 साल में हम 6 से 10 तक विद्यार्थियों को ज्ञान की जड़ों को गहरा करना चाहते हैं धार्मिक अध्ययन से। तो जब विद्यार्थी हमारे पास आता है तो हम उसको ABCD धर्म की समझो सिखाते हैं। मतलब हम बाल पोथी से लेकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक तक लगभग 40 ग्रंथों का अध्ययन उसको 5 साल में आसान रूप से कराते हैं। किसी बर्डन या उसकी तरह नहीं है, बस विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं। हमारे सारे क्लासरूम स्मार्ट रूम हैं। आप जब शिविर में आएंगे तब आप फिर भौतिक रूप से भी सारी चीजें देखेंगे। लेकिन ये बताने का उद्देश्य है कि आप क्यों शिविर में पधारे, आप क्यों सोनगढ़ आए। आपको लग सकता है हजारों किलोमीटर दूर हमें शिविर में बुलाया जा रहा है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो ये सारी प्रोसेस आपको पता होगी, संस्था के बारे में पता होगा, तो निश्चित रूप से आप अपना यहाँ आने का मन और पक्का करेंगे। तो ये हमारा पढ़ाने का स्टाइल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें स्कूल की, मॉडर्न एजुकेशन जो हमारा दूसरा पिलर था, आधुनिक शिक्षा। विद्यार्थियों को यहाँ स्टेट बोर्ड का, जो भावनगर जिले का टॉप स्कूल है, लगभग 30 वर्षों से वो विद्यालय चल रहा है और 100% रिजल्ट है उसका। प्रतिवर्ष वहाँ विद्यार्थी, लगभग 100 विद्यार्थी एक कक्षा से निकलते हैं। उस विद्यालय में हमारे विद्यार्थी अध्ययन के लिए 15-16 वर्षों से जा रहे हैं। लेकिन समय की आवश्यकता और विद्यार्थियों को कुछ नया अवसर प्रदान करने के लिए इस वर्ष से हमने CBSE बोर्ड के तहत जो संबद्ध स्कूल है, इंडिया का टॉप स्कूल, उसको हमने चयनित किया है। तो स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड में विद्यार्थियों को यहाँ 6 से 10 तक का एजुकेशन दिया जाता है। बच्चे स्कूल में दोनों बोर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। विद्यार्थी की जो योग्यता जिस बोर्ड में चयन होने की होगी, उसके आधार पर उसको उस बोर्ड में एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद हम तीसरा अपना जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात करें, तो संस्था में आधुनिक शिक्षा के लिए संस्था में क्या क्या उपलब्ध है। ऐसे तो संस्था में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्मार्ट क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। प्रतिदिन कंप्यूटर लैब, बच्चों को उनके सिलेबस के अलावा कंप्यूटर में भी वर्तमान में जो AI का दौर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, AI किस तेजी के साथ बदलाव ला रहा है। तो इस 8 9 10 के क्लास में ही, इतनी छोटी एज में ही बच्चे AI टूल्स डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, AI के पेजेस बनाते हैं। तो ये सारा काम हमारी कंप्यूटर लैब में विद्यार्थी सीखते हैं और नियमित रूप से उनकी एक क्लास यहाँ संचालित होती है। उनको इस सारे तकनीकी के ज्ञान के साथ साथ उनके अंतरंग में भी ज्ञान की जड़ें गहरी हों, इसलिए लाइब्रेरी भी अनिवार्य है। बहुत विशाल लाइब्रेरी, समृद्ध लाइब्रेरी है, जहाँ जैन धर्म की पुस्तकों के साथ साथ अन्य फील्ड की भी पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए हैं। कला साहित्य हो, मोटिवेशन की हो, वो सारे विद्यार्थियों को हम यहाँ पर उनको अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं ताकि उनमें पढ़ने की भी हैबिट हो। तो ये विद्यालय का सामान्य परिचय है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो हम सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, स्किल्स की, तो विद्यार्थियों के लिए हम शिक्षा से परे क्या सिखाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई चीज में को बनाना हो, विद्यार्थी स्कूल में ये सारी चीजें सीखते हैं। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आ, सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग नहीं, मंडला आर्ट तक की बारीकियां भी विद्यार्थी वहाँ सीखते हैं। इसके साथ साथ क्ले से बनाना, जो क्ले से बनाने की जो चीजें होती हैं, विद्यार्थी वो भी करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी स्कूल में ही अपने अंदर ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट से बनाने वाली चीजें स्वयं से बनाते हुए सीखते हैं, और जैन धर्म से संबंधित जो मॉडल्स हैं वो विद्यार्थी यहाँ पर बनाते हैं और उनको सीखते हैं। स्पोर्ट्स में लगभग सभी स्पोर्ट्स हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं, और हमारे विद्यार्थी, हमें मुझे बहुत गर्व है बताते हुए कि स्टेट लेवल पे विद्यार्थी हर वर्ष किसी ना किसी खेल में जाते हैं खेलने, और उनको पूरा अवसर उनकी प्रतिभा निखारने का मिलता है। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, इन सब पे भी विद्यार्थी काम करते हैं। अगर विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो 5 साल यहाँ सरवाइव करेगा कैसे, ये बहुत बड़ी पेरेंट्स को चिंता होती है। तो हमारा जो सोनगढ़ में भोजनालय है, वो इतना मॉडर्न भोजनालय है, आप आकर देखेंगे तो विद्यार्थियों के शरीर के पुष्ट स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन उनको
उनके आहार में, उनके दिनचर्या में दिया जाता है। सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है विद्यार्थियों का, उसमें उनको व्यवस्थित भोजन यहाँ पर दिया जाता है। शाम को विद्यालय में ही उनको फ्रूट्स और दूध की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये इस प्रकार से विद्यार्थियों का पूरा ध्यान हम रखते हैं। साल में एक बार मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें विद्यार्थी का मेडिकल रिकॉर्ड हमारे पास होता है। उसका ईयर हो, आईज हो, बॉडी चेकअप हो, फुल बॉडी चेकअप है, ये पूरी डॉक्टर्स की टीम मुंबई से आती है और उसकी पूरी एक फाइल रिकॉर्ड होती है, वो हमारे पास उपलब्ध होती है और वो विद्यार्थियों को किया जाता है। इसके अलावा हम हमारे विद्यालय में हमारे पास सभी विशिष्ट विद्वानों की टीम है, जो निरंतर विद्यार्थियों को देख रेख करती है, उनके लिए 24 घंटे काम करती है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी यहाँ है, घर से दूर है, तो उसको किसी भी प्रकार की यहाँ कमी हो। लगभग 6 विद्वान हमारे विद्यार्थी गृह में हैं, जो सभी शास्त्रीय विद्वान हैं, जैन धर्म को हृदय में उतारने वाले विद्वान हैं। जगह जगह जाकर प्रवचन करते हैं, शिविर लगाते हैं, 10 लक्षण पर्वों में जाते हैं। ऐसे सभी सक्षम विद्वान, सभी बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, कुछ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तो पूरी विद्वानों की हमारे पास बहुत अच्छी अनुभवी टीम है, जो 24 घंटे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैन धर्म के साथ साथ लौकिक पढ़ाई में भी उनको पूरी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम अपनी संस्था की बात करें, तो वर्तमान में संस्था में 6 से 10 तक 85 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहाँ 80 लिखा हुआ है किसी मिस्टेक की वजह से, लेकिन 85 विद्यार्थी हैं। और लगभग 40 ग्रंथों का हम, जैसा मैंने बताया, अध्ययन करते हैं। 100% हमारा पास होने का रिजल्ट है। और भी सारी जो खेल सुविधाएं हैं, कला सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। हालांकि ये बात पर बहुत बल मैं नहीं देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल एजुकेशन हो, धर्म की हो, यहाँ रहना हो, आवास हो, मेडिकल हो, ये सारा खर्च जो है वो हमारा श्री कुनकुन कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई वो वहन करता है। मतलब विद्यार्थियों से एजुकेशन का, रहने का, खाने का कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज संस्था नहीं लेती है। तो ये सारी सुविधाएं विद्यार्थियों को निशुल्क प्रदान की जाती हैं। उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सारे विद्यार्थी जैन धर्म को अपने अंदर उतारें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आने वाली पीढ़ी को सार्थक बनाएं। ये 15 सालों का हमारा गौरवशाली सफर, मतलब हमारे यहाँ लगभग 15 सालों में, जैसा मैंने बताया, 170 विद्यार्थी लगभग पास आउट हुए हैं, विद्यालय से हो चुके हैं, और वर्तमान में 85 पढ़ रहे हैं। लगभग 330 विद्यार्थी ये संस्था तैयार कर चुका है। तो उसमें से जो विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, आप देख रहे होंगे जॉब और बिजनेस में जो जॉब कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, लगभग 62 विद्यार्थी हैं। 26 विद्यार्थी शास्त्री होकर धर्म प्रभावना कर रहे हैं, जगह जगह प्रवचन करते हैं, क्लासें लेते हैं, लोगों को धर्म सिखाते हैं, और साथ ही जॉब करते हैं। उसके साथ बिजनेस करने वाले 11 बच्चे हैं, इंजीनियर किए हुए 6 विद्यार्थी हैं, कॉरपोरेट लेवल पे जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनमें 6 विद्यार्थी जॉब कर रहे हैं। सीए 5 विद्यार्थी हो चुके हैं, कई उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर्स हो चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। मर्चेंट नेवी में भी एक विद्यार्थी है, फिजियोथेरेपिस्ट एक विद्यार्थी है, और अन्य जॉब में 5 विद्यार्थी हैं। बाकी जो 87 विद्यार्थी अभी अध्ययनरत हैं, उसका भी डेटा हमारे पास है। रेगुलर हम अपने विद्यार्थियों के टच में रहते हैं, यहाँ से निकलने के बाद उनको कांटेक्ट करते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं, और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। जहां उनको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वो हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। शास्त्री, आप देख रहे होंगे, शास्त्री करने वाले 20 हैं। ऐसे ही हर फील्ड में लगभग हमारे विद्यार्थी सारा पढ़ाई वर्तमान में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी अन्य फील्ड में नहीं जाता। अभी वर्तमान में एक विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल पे सीए कर रहा है, सिलेक्शन हुआ है उसका, और एक विद्यार्थी कैंसर की रिसर्च के लिए यूएस में रिसर्च कर रहा है। एमबीबीएस करने के बाद एमडी यूएस से कर रहा है। तो ये विद्यार्थी हमारे जो यहाँ अध्ययन करते हैं, उनमें इस तरीके का उनके व्यक्तित्व का विकास होता है कि वो अकेले ही सारी चीजों से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, मनोबल मजबूत होता है, संस्कार अंदर में होते हैं। तो बाहर की दुनिया में जाकर भी उस मार्ग से नहीं भटकते जिसकी आज पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चिंता है, कि बच्चे बाहर जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम तो देखने वाले नहीं हैं।
आप उनको नहीं देख सकते, आप हर जगह उनके पीछे जासूस नहीं छोड़ सकते और ना आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपने इस उम्र में उनको संस्कार दिए हैं, तो आपको पूरी जिंदगी उनके जासूसी करने की जरूरत नहीं है। वो उस चीज से इतने अंदर से बंधे हुए हैं कि आप उनको कभी बोलोगे भी नहीं तो भी वो उस मार्ग, गलत मार्ग पर जीवन पर्यंत नहीं जाएंगे। इसलिए आज के डेट में उनको संस्कार देना हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसीलिए आप लोगों ने सोनगढ़ में एडमिशन के लिए फॉर्म भेजा है। विरासत को आगे बढ़ाना है और भविष्य का निर्माण करना है। ये हमारा संकल्प है कि विद्यार्थियों का जीवन, आधुनिक ज्ञान उनको हो, उनका आचरण में संयम संयम हो, उनकी आचरण पवित्र हो, चरित्र पवित्र हो, और ऐसी सभी अपनी आत्मा को पहचाने, अपना कल्याण करें और महावीर भगवान की इस विरासत को आगे बढ़ाएं। ऐसी भावना के साथ हमारे इस विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपके पास, सबके पास नंबर है, वो आप उनसे सारी कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, उस पर विद्यार्थियों की एक्टिविटी देख सकते हैं। फेसबुक पर पेज है, उस पर भी विद्यार्थी क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे आगे जाते हैं, वो सब आप वहां पर देख सकते हैं। अगर हम आगे अब जो बात करने जा रहे हैं, वो हमारे प्रवेश शिविर संबंधी है। ये तो सिर्फ मैंने संस्था का परिचय इसलिए दिया क्योंकि आप उससे परिचित हों। हमारा शिविर 20, 21 और 22 मार्च 2026 को आयोजित होने वाला है सोनगढ़ में। प्रत्येक वर्ष हम इसी परंपरा के साथ, इसी सिस्टम से, हमारे यहाँ का नियम है विद्यार्थियों के एडमिशन लेने का, ताकि विद्यार्थियों को सोनगढ़ आकर यहाँ का वातावरण देखने मिले। आप सोनगढ़ आएंगे तो आपको भी सोनगढ़ की जिन मंदिरों के दर्शन का, यात्रा का लाभ मिलेगा। आपको संस्था का परिचय होगा। जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उस विद्यालय को आप नजदीक से देख सकते हैं। जिस जगह आपका बच्चा 5 वर्ष रहने वाला है, उस जगह को, उस हॉस्टल को आप देख सकते हो, यहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हो। इसलिए हमारा आग्रह रहता है कि सभी पेरेंट्स सोनगढ़ अवश्य पधारें शिविर में, और कोशिश करें कि पेरेंट्स मतलब मदर, माता और पिता दोनों ही बच्चे के साथ आएं और यहाँ की सारी चीजों को देखें। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि हमारे यहाँ का नियम क्या है। तो सबसे पहले, जो आपने आवेदन पत्र भेजा है, वो हम इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि कई सारे पेरेंट्स के फोन आते हैं बीच बीच में कि भैया हमने एडमिशन फॉर्म भेज दिया है, हमें कब आना है बच्चे को लेकर, कब से स्कूल चालू होंगे। तो जैसा मैंने बताया, हमारे पास 20 से 25 सीट उपलब्ध होती हैं हर बार, और फॉर्म काफी संख्या में आते हैं, इसलिए हमें एक प्रोसेस रखनी पड़ती है। उतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो हम उसके लिए एडमिशन शिविर आयोजित करते हैं, और उसमें 3 दिन में हम विद्यार्थियों को परखते हैं, जांचते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, अनुशासन देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, और फिर उसको हम एडमिशन के लिए चयनित करते हैं। तो वो क्या पूरी प्रक्रिया है उसके लिए, ताकि 1 महीने का समय है तो आप भी अपने विद्यार्थी को, बालक को वो सारी तैयारियां करवा सकें, इसलिए हमने आज की यह मीटिंग आयोजित की है। तो सबसे पहले, आवेदन पत्र जो आपने भेजा है वो एडमिशन की गारंटी नहीं है। उससे हमें सिर्फ सूचना मिलती है कि आपका इंटरेस्ट है विद्यालय में एडमिशन लेने का। अगर आपका फॉर्म हम चेक करते हैं और सारी चीजें सही पाई जाती हैं, पिछले कक्षा के जो नंबर हैं वो भी आधार नहीं है प्रवेश का, अगर आपके 90% फोर्थ में है, फिफ्थ में है, तो भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो भी वो उसके लिए गारंटी नहीं है। वो यहाँ आकर ही आपको एडमिशन शिविर में भाग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होता है। जैसा मैंने बताया आपको, विद्यार्थी को 19 मार्च शाम 8 बजे तक विद्यालय में हमारे पास यहाँ पर लाना है, कहान शिशु विहार की जो बिल्डिंग है उधर। विद्यार्थियों को 3 दिन विद्यार्थियों को रुकने की व्यवस्था यहीं की जाएगी हमारे विद्यालय में, हमारे साथ विद्यार्थी रहेंगे। यहाँ का रूटीन जो उनका है वो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत जल्द शेयर करेंगे। आप सभी से एक और आग्रह है, बीच में बात आई है, कि अपना व्हाट्सएप रेगुलर चेक करते रहें। अगर जिसको हैबिट नहीं है व्हाट्सएप चेक करने की, तो कृपया वो फोन भी बीच में कर सकते हैं अगर उनको किसी बात में कंफ्यूजन, क्योंकि ज्यादातर सूचनाएं हम व्हाट्सएप पर ही भेजते हैं। ये सारे नियम हम आपको व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे, जो भी यहाँ के नियम है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आपको 8 बजे 19 मार्च तक संस्था में, कहान शिशु विहार में आना है। अब विद्यार्थी जब हमारे पास 19 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद आगे उसको क्या करना है, क्या सामान लाना है, उसके बारे में भी बताता हूँ कि, सेकंड पेज का, विद्यार्थी
शिविर में अपने साथ दो जोड़ी सफेद कुर्ते पजामे आपको लाना है, क्योंकि यहाँ जो भी पूजन भक्ति कार्यक्रम होते हैं उसमें विद्यार्थी कुर्ते पजामे पहनेगा। इसके बाद उसको रात में सोने के लिए जो जिस कपड़ों में कंफर्ट हो, तो रात के जो कपड़े हैं वो दो जोड़ी आपको रखना है, नाइट ड्रेस, लोअर है, टी शर्ट, और एक दो जोड़ी आपको पैंट शर्ट उसको रखने हैं। जब वो विद्यालय विजिट करने जाएगा, जिस स्कूल में पढ़ना है, तो उस समय वो कपड़े पहनेगा। साथ में पानी की बोतल, और उसके साथ उसका जो कुछ दवाई वगैरह है, अगर वो लेता है किसी चीज की है, तो वो आपको हमें सूचना देकर ही उसके पास रखना है। क्योंकि विद्यार्थी हो सकता है पहली बार घर से बाहर निकलेगा, आपसे दूर रहेगा, अलग रहेगा, उम्र भी छोटी होती है। अगर उसको नहीं समझ में आएगा कौन सी दवाई खानी है, तो हमारे पास सूचना रहेगी, तो हम उसको उन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो इतनी वस्तुएं आपको लाना है, विद्यार्थी के साथ इतना ही सामान भेजना है। आपको बाकी सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके बाद यहाँ जब विद्यार्थी आ जाएगा, तो 3 दिनों तक आप आपको पूरा एक शेड्यूल है, सुबह से लेकर शाम तक। धार्मिक कक्षाएं भी होंगी, उसमें इंटरव्यू भी होगा, वो सारी चीजें होंगी जिसमें आपको विद्यार्थी को भाग लेना है। दूसरा, विद्यार्थी की दो परीक्षाएं लिखित रूप से विद्यालय में उन 3 दिनों में होगी। पहला, बालबोध पाठमाला भाग 1 और बालबोध पाठमाला भाग 2, इनके आधार से धार्मिक परीक्षा होगी। और यही विषय हम उनको 2 दिन तक यहाँ पढ़ाएंगे भी कक्षाओं में, और उसके बाद उनका पेपर होगा। लेकिन अगर कई बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी होंगी, 5वीं की, 5th की, तो वो इतने 1 महीने के समय में तैयारी कर सकते हैं। तो इनका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, कई सारे बच्चों के पास उपलब्ध होंगी। नहीं होंगी तो भी हम सबको पीडीएफ फाइल मोबाइल पर भेजेंगे, तो आप उनमें से उसका अध्ययन कर सकते हैं। 10th जो आपको 5th की तक के पढ़ाई है, सीबीएसई और एनसीईआरटी के आधार से, 1 से 5 कक्षा तक की जो बच्चों ने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के आधार से स्कूल की परीक्षा होती है। अभी जो स्कूल की परीक्षा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कूल वाले यहाँ आकर लेते हैं। ये परीक्षा हम आयोजित नहीं करते। जिस स्कूल में बच्चे को जाना है, वो स्कूल वाले यहाँ आते हैं, उनके टीचर, वो अपना पेपर लेते हैं और वही चेक करके हमें रिजल्ट देते हैं, और उस रिजल्ट को हम प्रवेश प्रक्रिया में जोड़ते हैं उन मार्क्स को। तो इसके लिए आपको 5th तक की जो भी आपने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इनमें बेसिक पढ़ाई जो बच्चे करते हैं, वो आपको यहाँ पर घर से पढ़कर आना है, उसका आपको परीक्षा देनी होगी। ये क्यों किया जाता है? अब आप पूछ सोच रहे होंगे कि इतनी परीक्षा क्यों ली जाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, आगे की पढ़ाई विद्यार्थी की इंग्लिश में ही होनी है पूरी। 6th से लेके 10th तक की स्कूल में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, बुक्स भी इंग्लिश में होंगी। तो बच्चा फिर आगे परेशान ना हो, इसीलिए पहले से अगर वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो ही हम विद्यार्थी को के साथ आगे जाते हैं। तो ये परीक्षा सिर्फ उसके लिए ही आयोजित की गई है। तो वो विद्यार्थियों की दो परीक्षाएं इस शिविर में आयोजित होंगी। तीसरा, विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू, जिसमें माता पिता का रहना आवश्यक है। माता पिता विद्यार्थी के साथ रहेंगे साक्षात्कार में। इसलिए 3 दिन जो शिविर का समय है, भले आपको धर्मशाला में रुकना है दूसरी जगह पर, आप सोनगढ़ ना छोड़े, क्योंकि किसी दिन किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू होगा, किसी दिन दूसरे विद्यार्थी का इंटरव्यू होगा। और अगर बीच में भी कभी जरूरत पड़ी विद्यार्थी को आपकी, तो भी आप यहाँ रहें तो अच्छा है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोनगढ़ आते हैं विद्यार्थी को छोड़कर, उनको लगता है अब इतनी दूर आए हैं तो पालीताना कर लेते हैं, गिरनार कर लेते हैं, दूसरी सारी जगह चले जाते हैं। वो आप 2 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर आए, निश्चित रूप से आपको यात्रा करनी चाहिए। यहाँ रुकें 2-3 दिन, और आसपास के सारे तीर्थ आप दर्शन करके जाएं, यात्रा करके जाएं। लेकिन जो शिविर का समय है, उस समय आप सोनगढ़ में ही रहें, तो विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है, और आपको भी सारी प्रक्रिया समझने का आपको भी मौका मिलेगा। तो ये आपको इंटरव्यू के टाइम यहीं रहना है। इसके साथ एग्जाम, इंटरव्यू और एक टैलेंट का एक जो चैप्टर है, प्रतिभा प्रदर्शन। ये प्रतिभा प्रदर्शन भी प्रत्येक 20 तारीख की रात को और 21 तारीख की रात को होगा। कई सारे विद्यार्थी हम ऐसे देखते हैं इतने सालों में, उनमें कई सारे हिडन टैलेंट होते हैं। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा कोई बजा सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कविता पाठ कर सकता है, कोई भाषण अच्छा दे सकता है, कोई एक्टिंग अच्छी कर सकता है। तो इन सारे विद्यार्थियों की उन प्रतिभाओं को भी निखारने का काम हम करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या प्रतिभाएं हैं। तो उनको वो हम मंच प्रोवाइड कराते हैं, विद्यार्थी यहाँ आए और उसको वहां पर परफॉर्म करना है, उसके मार्क्स भी हम उसमें ऐड करते हैं।
तो उसकी हम सूची आपको अलग से शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, कि आपको क्या क्या तैयारी करके आनी है प्रतिभा मंच के लिए। तो वो आपको उसमें देखना है सबको, कि आपको भाषण देना है तो उसके विषय क्या होने चाहिए, चित्र बना सकते हो तो आपको कौन से चित्र बनाने हैं, और जो भी प्रतिभा में आपको प्रदर्शन करना है उसका आप सामान घर से जरूर लेकर आए विद्यार्थी। जैसे मान लो किसी को पेंटिंग करनी है तो आप ड्राइंग बुक है, कलर्स है, ये आप अपने साथ लेकर आए। कोई कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट आप छोट ला सकते हैं, जैसे हम यहाँ उसको तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हो तो आप अपने साथ उसको लाएं, बाकी जो भी आपके पास उन सारी चीजें हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, विद्यार्थी ने धार्मिक परीक्षा दे दी, इंटरव्यू दे दिया, स्कूल की परीक्षा दे दी, प्रतिभा प्रदर्शन भी कर दिया। इन सब के बाद अब चयन प्रक्रिया आती है। तो 20 और 21 तारीख को ये सारी चीजें होंगी। 22 तारीख को शाम को 7 बजे आपको इसका रिजल्ट बताया जाएगा। तो इसमें हम चयन आधार क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, इस बार हमने दो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए आवेदन मंगाए हैं, दोनों आपने भेजे हैं। स्टेट बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम उसमें भी है, किसी भी प्रकार से दोनों स्कूल में कोई कम या कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। सीबीएसई का ऑप्शन हमने सिर्फ इसलिए रखा है, कई सारे पेरेंट्स का एक आग्रह ये रहता है कि विद्यार्थी फर्स्ट क्लास से सीबीएसई में है, इसलिए हम उसको उसी में रखना चाहते हैं। कई सारे जो हमारे पास फॉर्म आते हैं उसमें पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि कोई भी बोर्ड हो, हमें तो यहाँ पढ़ाना है सोनगढ़ में, हमारा तो मुख्य उद्देश्य धर्म सिखाना है बच्चे को, इसलिए हमें वो चलेगा। तो हमने इस बार सीबीएसई इसलिए रखा है क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो इस उसमें होते हैं वो वहां आए, लेकिन उसके चयन का आधार क्या होगा, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा तो सीबीएसई में पढ़ने की है। अब मान लो 50 बच्चे आए हमारे पास, अब 50 कहे मुझे तो सीबीएसई में ही पढ़ना है, तो हम तो वहां 50 का एडमिशन नहीं करा सकते, मुश्किल से 8 बच्चों का एडमिशन सीबीएसई में कराएंगे। लेकिन उसके लिए जो योग्य होंगे, क्योंकि सीबीएसई आप सब जानते हैं कि थोड़ा सिलेबस कठिन होता है, थोड़ी उनके करिकुलम अलग होते हैं स्टेट बोर्ड से, तो विद्यार्थी वहाँ टिका रहे, वहाँ वो अपना रहे चीजें कर सके, सर्वाइवल उसका अच्छा हो सीबीएसई के लिए, तो उसको हम सीबीएसई में देंगे। तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाई दोनों जगह बहुत अच्छी है। जैसा मैंने बताया, हमारे 16 सालों का रिकॉर्ड है, बच्चे सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वेब डेवलपर, टीचर्स, विद्वान, हर क्षेत्र में विद्यार्थी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमने सीबीएसई का सिर्फ एक नया अवसर देने के लिए इस बार हमने ट्राई किया है, वो उसमें भी विद्यार्थियों को भेजेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें कि बोर्ड चयन कैसे होगा, फिर आप कहोगे कि भाई साहब कैसे बोर्ड चयन करेंगे। तो बोर्ड का चयन का सिंपल है, विद्यार्थियों की परीक्षा जो स्कूल वाले आयोजित करेंगे, स्कूल का पेट एग्जाम होगा। अगर सीबीएसई स्कूल वालों को लगता है कि आपका विद्यार्थी उनके टेस्ट में अव्वल है, टॉप 8 में है, और उसके उतने नंबर आ रहे हैं कि वो आगे 6 में जा सकता है, तो वो उनका स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर स्कूल वाले एंट्रेंस एग्जाम में पास कर देते हैं तो वो मार्क्स हम यहाँ ध्यान में रखेंगे, और उस विद्यार्थी को दूसरी चीजों के मार्क्स जोड़कर उसके बोर्ड का चयन किया जाएगा। सेम स्टेट बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड में भी विद्यार्थियों के कम से कम 75% मार्क्स तो एग्जाम में आने ही चाहिए, उसके ऊपर जिनके आएंगे वो मेरिट के हिसाब से उनका चयन किया जाएगा। तो 5 चीजों के आधार से मेरिट तैयार होती है, सबसे पहले आपका इंटरव्यू, दूसरा आपका धार्मिक एग्जाम, तीसरा आपका स्कूल का एग्जाम, चौथा आपका टैलेंट, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अनुशासन, आपका व्यवहार, 3 दिन तक आपका यहाँ रहने का तरीका, बच्चे यहाँ कैसे रहते हैं, मस्ती करते हैं, भाषा में अभद्रता तो नहीं है, किसी से मिसबिहेव तो नहीं करते, तो ये मार्क्स भी बहुत काउंट होते हैं, तो वो भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो इन पांचों चीजों के आधार से विद्यार्थी का चयन होता है, और उसके बाद ही हम विद्यार्थी को सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के संदर्भ में आखिरी जो निर्णय है वो संस्था का होगा, किस विद्यार्थी को किस बोर्ड में जाना है, किस में वो उसका चयन हुआ है, वो संस्था का आखिरी डिसीजन होगा। उसमें किसी भी प्रकार का मतलब इंटरफेयर वैसे तो नहीं करते हैं, अपने सारे सभी साधर्मी हैं, सभी सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि संस्था में इसी प्रवेश प्रक्रिया के तहत हर विद्यार्थी का प्रवेश होता है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो किसी के परिचित हों, कोई अ, बड़े विद्वान के घर से हो, कोई बड़े समाज सेवी के घर से हो, पहचान वाला हो,
लेकिन ये प्रोसेस सबके लिए एक जैसी है, इसलिए विद्यार्थियों का चयन इसी प्रक्रिया के तहत होता है। किसी भी प्रकार के सोर्स सिफारिश से हम विद्यार्थी का चयन संस्था में नहीं करते हैं, इसलिए इस बात का भी सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि ऐसी स्थिति कभी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक सूचना देने के उद्देश्य से आपको ये बताया जा रहा है। तो ये हमारा प्रवेश प्रक्रिया के नियम है। अब संक्षिप्त में मैं 5 मिनट में सिर्फ आपको प्रतिभा प्रदर्शन, मतलब टैलेंट में बच्चों को क्या क्या करना है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो भी मैं आपको 5 मिनट में बता दे रहा हूँ। ये सारी चीजें हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। टैलेंट हंट में विद्यार्थी सबसे पहले उसको 20 तारीख की रात में ही सारे कार्यक्रम होंगे और 21 को 2 दिन का समय इसके लिए हमने निश्चित किया हुआ है। तो प्रतिभा मंच के लिए सामान्य जो निर्देश हैं वो आप पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता में वही विद्यार्थी भाग भाग लेंगे जो शिविर में आए हुए होंगे, जिनकी हमारे पास एंट्री होगी और हमने जिनको बुलाया हुआ होगा वो विद्यार्थी आएंगे। और जो भी अंक दिए जाएंगे उसका हम इंटर सिलेक्शन में भी जोड़ेंगे। एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागी भाग ले सकता है। जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित हैं, अगर वो सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारी उसमें एवेबिलिटी है, तो वो कर सकता है, चीजों को देख सकता है। ये सामान्य कुछ नियम है प्रतियोगिता से जुड़ने के। सबसे पहला प्रतियोगिता का जो हमारा वो है भाषण प्रतियोगिता, जिसके लिए हमने कुछ विषय का चयन किया है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, स्पीच कंपटीशन। विद्यार्थी को जैन धर्म से संबंधित किसी एक विषय पर अपना भाषण प्रस्तुत करना है। विद्यार्थी चाहें तो अपने घर से भी इस भाषण की तैयारी करके आ सकते हैं। भाषण जैन धर्म के साथ अगर नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा तो भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सदाचार हुआ, अनुशासन हुआ, इन सारी चीजों पर भी आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। इसमें हम आपका प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली और आत्मविश्वास देखते हैं और उसके आधार पर हम उनको मार्क्स देते हैं। अब ये किस लैंग्वेज में हो सकता है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो। आप अपनी मातृभाषा में इसको दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप इसी भाषा में इसको बोलें। आप विषय क्या चुन सकते हो, तो कुछ उदाहरण के लिए हमने विषय दिए हैं ताकि आपको ख्याल में आए। 5 परमेष्टि हैं, सच्चे देव हैं, तीर्थंकर, 5 पाप, 4 कसाय, 4 गतियां, ये सब धार्मिक विषय हैं। नैतिक विषय, सत्य, अहिंसा, सदाचार, पानी छान कर क्यों पीना, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, टीवी क्यों नहीं चलाना, ये बुरी आदतें क्यों हैं, ये इन सारे विषयों पर भी विद्यार्थी बोल सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण उसके हैं। आगे अगर हम दूसरी प्रतियोगिता की बात करें, तो जो दूसरा है वो भजन प्रतियोगिता। अधिकतर विद्यार्थियों को शौक होता है, मंदिरों में भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, घर में भी गाते हैं। तो उनको हम यहाँ अवसर देते हैं, अगर वो भजन प्रतियोगिता के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो वो जैन धर्म से संबंधित भजन प्रस्तुत करें। बस इतना ध्यान रखना है कि भजन में किसी भी प्रकार के कुदेव आदि का पोषण ना हो, कर्तावाद आदि का पोषण ना हो, हिंसा आदि 5 पापों का समर्थन करने वाला भजन ना हो। इस प्रकार के भजन अगर विद्यार्थी बोलेगा तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, अवॉइड किया जाएगा, उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो आपको अपने जो जैन धर्म के भजन हैं उनके आधार पर आपको गाना है। आप जिनेंद्र अर्चना, भक्ति सरोवर आदि पुस्तकों से, जिनवाणी से अपना भजन का चयन कर सकते हो। तो आपको एक मुखड़ा और एक अंतरा प्रस्तुत करना होगा। चित्रकला में भी आपको ये ध्यान रखना है कि धार्मिक नैतिक विषयों पर ही आपको ड्राइंग पेंटिंग बनानी है। वो आप घर से बना के नहीं ला सकते, वो आपको यहीं बैठकर बनानी है। उसका सामान आपको जरूर घर से लाना है। तो उसके आधार पर हम उसको देखकर भी उसके मार्क्स आपको देंगे। इसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता के बाद अगली प्रतियोगिता है निबंध लेखन। मतलब इसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको एक पब्लिक फीवर होता है, वो फियर होता है, वो नहीं बोल सकते मंच पर, स्टेज फियर जिसको हम बोलते हैं। तो उनको एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी अवसर हम देते हैं कि अगर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर सकता है लेखन के माध्यम से, तो वो इन विषयों पर हमें निबंध प्रतियोगिता में लिख भी सकता है। उसकी कॉपी चेक करके उस आधार पर उनके विचारों को जज करके हम उसको नंबर देते हैं। और आखिरी है सृजन मंच। नाम सृजन इसलिए दिया है कि ओपन मंच है। ओपन मंच मतलब आप कुछ भी टैलेंट आप में है, आप कविता पाठ करना है, एक्टिंग करना है, डांस करना है, या अवेकस जो अभी आजकल बच्चे बच्चे सीखते हैं, वैदिक मैथ्स है, उसका आपको प्रदर्शन करना है तो भी आप कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उस ओपन मंच में आप अपना नाम लिखाएंगे और आपको उसका समय दिया जाएगा और आप अपनी टैलेंट को सबके सामने बता सकते हैं। इससे संबंधित जो सामान है वो आपको घर से लाना है विद्यार्थी को।
जो भी सामान है वो आप घर से लाएं। तो इस तरीके से हमारे एडमिशन प्रोसेस है, इसमें इन सारे विद्यार्थियों को इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब इससे इम्पोर्टेंट बात है सोनगढ़ कैसे पहुंचे। कई सारे लोग जो सोनगढ़ नहीं आए हैं, उनको आपने हालांकि व्यवस्था सबने कर ली होगी टिकट्स वगैरह कराने की, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं जो पहली बार सोनगढ़ आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत आसान है सोनगढ़ पहुंचना। हो सकता है दूरी ज्यादा हो आपके वहां से, पर आसान है। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आप चाहें तो बड़ौदा या अहमदाबाद, दो बड़े सेंटर हैं गुजरात के, वहां आप आए, वहां आप उतरे। जहाँ के लिए डायरेक्ट साधन हो, जहां से जैसे मुंबई से सीधी ट्रेन है सोनगढ़ के लिए, तो मुंबई वाले अगर कोई लोग आते हैं तो वहां से आ सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, वो अगर अहमदाबाद या बड़ौदा उतरते हैं ट्रेन से या फ्लाइट से या जैसे भी आते हैं बस से, तो आपको वहां से सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सोनगढ़ पालीताना, भावनगर जिले में आता है, वहां आना है। क्योंकि गुजरात में दो सोनगढ़ है, एक बड़ोदरा के पास है और एक यहाँ है। पिछले बार कई पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए थे और वो वहां पहुंच गए थे। इसीलिए आप परेशान ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको भावनगर जिले का सोनगढ़ जो पालीताना के पास है, आपको वहां आना है। तो आप अगर अहमदाबाद उतरते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है वहां से। आप अहमदाबाद स्टेशन से गीता मंदिर, जो स्टेट बस अड्डा है, बस टर्मिनल वहाँ है, बहुत बड़ा है, वहां जा सकते हैं। वहां से आप सोनगढ़ की डायरेक्ट बस अलग अलग समय पर आती है, सरकारी बस है, लेकिन बहुत अच्छी बसें होती हैं, एसी बस भी होती है, लग्जरी बस भी होती है और नॉर्मल बस भी होती है। तो वहां से आप डायरेक्ट पालीताना वाली बस में बैठेंगे पूछकर, तो आप सोनगढ़ 4 घंटे में वहां से आ जाएंगे, अहमदाबाद से 4 से 4.5 घंटे में। तो आप फ्रिक्वेंटली हर एक 1.5 घंटे में बस है सोनगढ़ के लिए, वो आप वहां से आ सकते हैं। अगर आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आना है, तो हर 10-15 मिनट में भावनगर के लिए बस है। तो आप अहमदाबाद से भावनगर भी उतर सकते हैं। भावनगर आपको नारी चौकड़ी उतरना है। नारी चौकड़ी से 22 किलोमीटर सोनगढ़ है, वहां से आप ऑटो से या पर्सनल टैक्सी करके या बस से, किसी भी रास्ते से आप वहां से भी आ सकते हैं। अगर आप बड़ोदरा उतरते हैं तो बड़ोदरा से भी यही ऑप्शन है, बड़ोदरा उतरकर आप टैक्सी कर सकते हैं डायरेक्ट सोनगढ़ के लिए, लगभग 4-5 4 हजार रुपये में होती है। अगर 4-5 लोग साथ में आ रहे हैं तो आपस में आप शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सोनगढ़ आ जाएंगे। बाकी वहां से एक प्राइवेट बस आती है तन्ना की, उसका नंबर भी हम आपको, सारे नंबर हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आपको समिति में, यहाँ धर्मशाला में जहाँ रुकना है उसके ऑफिस का नंबर, आपको जहाँ ट्रेवल्स की जरूरत है उस ट्रेवल्स वाले का नंबर जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बड़ोदरा से आप भावनगर आए बस से, और भावनगर से जैसा मैंने बताया आप ऑटो चलते हैं, कंटिन्यू ऑटो चलते हैं, हर 2 मिनट में आपको ऑटो मिल जाएगा। आप ऑटो करेंगे तो, पर्सनल ऑटो करेंगे तो 400 300 400 रुपये लेगा। और अगर आप दूसरी सारी चीजें करेंगे तो आप किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। जब आप बड़ौदा से आएंगे तो ये सोनगढ़ की दूरी है 232 लगभग किलोमीटर है। डायरेक्ट कोई टैक्सी करके आता है तो लगभग 3,500 4 हजार रुपये लेता है, और 4-5 लोग उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये सोनगढ़ पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अहमदाबाद से ट्रेन भी चलती हैं। अगर आप समय से आ जाते हैं तो आप IRCTC पे या दूसरी गूगल पे आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद से सोनगढ़ पालीताना कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं। तो हर दिन लगभग 2 से 3 ट्रेन अहमदाबाद से सोनगढ़ के लिए आती हैं। तो जिसको बस सूट नहीं है वो उससे भी आ सकता है। तो इस तरह से आप सोनगढ़ पहुंचेंगे। सोनगढ़ पहुंचने के बाद विद्यार्थी विद्यालय में रहेंगे, और आपको रुकने की व्यवस्था यहाँ समिति है उसमें आपको स्वयं से करनी है। स्वयं से इसलिए बोल रहा हूँ, हम आपको नंबर शेयर कर देंगे वहाँ के प्रबंधन का, आपको उनसे बात करके रूम अपना बुक कराना है। और वहीं भोजनालय है, समिति में जहाँ आप धर्मशाला है वहाँ रुकेंगे, वहीं भोजनालय है। तो तीनों टाइम के भोजन की सभी की अभिभावकों की व्यवस्था संस्था की तरफ से रहेगी। वहाँ आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन रुकने की स्वयं की व्यवस्था अभिभावक करेंगे, और विद्यार्थी हमारे साथ हमारे हॉस्टल में ही रहेगा 3 दिन। तो ये हमारा पूरा प्रवेश शिविर का एक जो बड़ी बड़ी भूमिका है मोटी, वो मैंने आपको बताई। इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये रह गई कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया। वो मैंने बात के लिए छोड़ के रखा था।
मेरा नाम चैतन्य प्रकाश जैन है। मैं विद्यालय में प्राचार्य के पद पर हूँ, और लगभग 2 वर्षों से विद्यालय में मैं प्राचार्य की भूमिका में काम कर रहा हूँ। इसके साथ हमारे साथ ही विद्यालय में 5 शास्त्री और हैं, जिसमें सभी बहुत अनुभवी और विद्यालय में लगभग 10+ ईयर से काम करने वाले हैं। उसमें हमारे सबसे पहले आतम जी हैं, जो पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट देखते हैं, वो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। प्रियम जी शास्त्री हैं, वो भी विद्यालय में लगभग 8-9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद शुभांशु जी हैं, जो विद्यार्थियों को, ये हमारी टीम है, इसमें शुभांशु जी हैं, वो भी शास्त्री हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। सारी चीजें, सारे सारी लोग, हमारी पूरी टीम में पुष्प जी हैं, पुष्प जी शास्त्री और मोहित जी शास्त्री। इस प्रकार हमारे 6 शास्त्री विद्वानों की टीम, जो विद्यालय में 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहती है, वो हमारी टीम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस मीटिंग में थोड़ा बहुत आपको प्रवेश प्रक्रिया, विद्यालय और संस्था के बारे में समझ में आया होगा। ये सिर्फ आपको ये बताने का उद्देश्य था कि ऐसा विद्यालय संचालित होता है, इस उद्देश्य से संचालित होता है, और प्रवेश प्रक्रिया में आपको क्या तैयारी मेन तो करके आना है। 1 महीने का समय है। आप विद्यार्थियों को अगर समय मिले, उनके एग्जाम हो गए हों, तो ये सारी तैयारियां उनको कराएं, ताकि प्रवेश चयन में उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, और वो पूरे तैयार होकर आए। ऐसा ही समझें कि उनका ये टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट जैसा, और उसमें उसका सिलेक्शन के लिए वो परीक्षा पास करना जरूरी है। 5 साल विद्यार्थी हमारी, निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहकर उनको भेजें। हमारे संस्था उनका पूरा ध्यान सभी चीजों का रखती है, जिसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद की चिंता हम करेंगे, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी कराने की चिंता है वो आपको करनी है। तो जिसने टिकट वगैरह ना कराई हो, वो समय निकाल के परेशानी से बचने के लिए समय पर टिकट करा लें, ताकि 19 तारीख को शाम को 8 बजे तक विद्यार्थी हमारे पास हॉस्टल में आ जाए, और 20 तारीख से उसका रूटीन शुरू हो जाए। और हम आपको जो विद्यार्थी उनको, आप चाहें तो 23 तारीख तक की, मेरा ये सुझाव है, शिविर 22 तक का है, लेकिन आप 23 तारीख तक का अपना टिकट रिटर्न का कराएं, 22 का ही ना कराएं, क्योंकि 22 को शाम को 7 बजे आपको रिजल्ट पता चलेगा। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, उनकी अभिभावकों की मीटिंग तुरंत होती है कि आपको कैसे क्या क्या लाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, संस्था के क्या नियम है एडमिशन होने के बाद के, वो हम सब आपको उस समय बताते हैं। तो आपको 23 तारीख का रिटर्न टिकट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए सभी अभिभावक रिटर्न टिकट 23 का ही करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ ना हो। तो हमने अभी इस मीटिंग में 1 घंटे का समय रखा था, उसमें हमने संक्षिप्त रूप से जो जो जानकारी दे सकते थे वो दी। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कोई आप पूछना चाहते हो, आपको कुछ लग रहा हो कि कोई चीज छूट गई है जो आप नहीं समझ पाए, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे साथ जो है, हमारे सुदीप जी शास्त्री हैं, वो हमारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, सारी चीजों के लिए हैं। वो आपको आपका अनम्यूट करेंगे और आप बोल सकते हैं, आपको हैंड रेज करना है। हाँ, स्तुति जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। आपको अगर किसी को भी पूछना है तो आप हैंड रेज करिए। आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा। हाँ जी, जैस्मिन भैया बोलिए। जी। जैस्मिन जी, भैया जय जी। जय जिनेन्द्र। वो जी, मुझे सिर्फ ये प्रश्न पूछना है। जो आपने अभी 5 प्रतियोगिताओं के बारे में बताया था, अगर उसमें पांचों प्रतियोगिताओं में बच्चे का कंपलसरी रहेगा भैया जी? नहीं, अनिवार्य नहीं है कि पांचों में ही बच्चा ले। जी जी। अगर लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि जैसे ड्राइंग है, और उसी टाइम पे सिंगिंग है या कुछ है, तो बच्चा जिसमें बेस्ट हो वो लेना चाहिए उसको, क्योंकि वो टाइम एक ही होगा, इसीलिए। है जी ना जी। जी। ठीक। हाँ जी, प्रशांत जी कोल्हापुर से अभिभावक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद प्रशांत जी, आपको अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा, आप अनम्यूट कीजिए। प्रशांत जी, आपको अगर आवाज आ रही हो मेरी, तो आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ऑडियो, आप ऑडियो वाले साइन पर क्लिक कीजिए।
नोटिफिकेशन आया होगा, आप ओके कीजिए। नहीं, अभी आप हाँ जी, बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमने इधर महाराष्ट्र से 18 मार्च का टिकट निकाला है, वो हम 20 तारीख को सुबह पहुंचने वाले हैं उधर ट्रेन अच्छा से। अच्छा फिर अच्छा। वो भी बताया ना, 19 को उधर शाम को जी होना जी चाहिए। जी 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 जी। वैसे तो 19 को इसलिए बुलाते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएं, सुबह से जो रूटीन है उसमें लग जाएं। फिर भी आप तो कब तक पहुंचने वाले हैं 20 को? 20 तारीख को सुबह 7 बजे हाँ, आती है ट्रेन। 7-8 बजे तक आ जाएंगे उधर। अच्छा, तो आप प्रयास कीजिए कि आप आएं और फ्रेश होके नाश्ता वास्ता दर्शन करके नाश्ता करके विद्यार्थी को फिर यहाँ हॉस्टल में तुरंत ही छोड़ दो, सुबह 9 बजे तक जब भी। क्योंकि इंटरव्यू सुबह से ही तो 10 बजे से शुरू हो जाते हैं, पहले दिन से ही। इसलिए आप उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दें जी। हाँ। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सपना जी ने भी हैंड रेस किया था, आप भी पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें। सपना जी दिख तो नहीं रही। और कोई, हाँ, वीवो फोन है, नाम तो नहीं आ रहा है। आप, हाँ जी। हाँ, तो पर जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं अनादि जैन सागर से बोल रहा था। जी जी, बताइए। मुझे सोनगढ़ आने के लिए पास वाला स्टेशन कौन सा पड़ेगा सागर से? आप बड़ोदरा भी उतर सकते हैं और अहमदाबाद भी उतर सकते हैं। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। मतलब बड़ोदरा आप छायापुरी जो ट्रेन आती है सोमनाथ या दूसरी आती हैं, वो ठीक आप है। सागर से उसमें रिजर्वेशन अहमदाबाद तक का कराएंगे, तो आप वहां ठीक। उतर के बस स्टैंड जाएंगे तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी सोनगढ़ की, वहां से, अहमदाबाद से। है ठीक ना? है भैया। जय जी जिनेन्द्र। जी, आप मेरे हिसाब से आप अहमदाबाद उतरिए, आपको इजी पड़ेगा, बसें जल ज्यादा है वहां से आने के लिए, अहमदाबाद जय से। जिनेन्द्र। जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नीलेश जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। नांदेड़ से हूँ सर मैं। जी जी, जय जिनेन्द्र, बताइए भाई साहब। सर नांदेड़ से यहाँ पे 10:40 को यहाँ से फ्लाइट है नांदेड़ से। अच्छा। 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे अहमदाबाद पहुँचता हूँ मैं। 19 को? हाँ 19 को। ओके। तो वहां से आने के लिए कोई क्या बेस्ट क्या रहेगा? ट्रेन से बेस्ट रहेगा या पैलेस बेस्ट रहेगा? अगर आप, क्योंकि एयरपोर्ट और बस स्टैंड काफी दूर है अहमदाबाद में, जैसे आप अच्छा 12:30 उतरेंगे तो लगभग 2 बजे तक आप बस स्टैंड पहुंच पाएंगे। तो हम्म, आप चाहें तो डायरेक्ट टैक्सी भी कर सकते हैं। लगभग 3 साढ़े 3 हजार रुपये टैक्सी का खर्च होता है। तो वो अच्छा एयरपोर्ट से ही आपको पिकअप करके सीधा सोनगढ़ ड्रॉप कर देगा। अच्छा। और चाहें तो बस से भी आ सकते हैं, बसें भी तो हैं वहां से मतलब। रेलवे स्टेशन सर? हाँ, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पास ही है, 1 1.5 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो आप एयरपोर्ट से उबेर या ऑटो वगैरह ऑनलाइन करके। ऑनलाइन चेक किए था कि हम्म। 4 बजे का वहाँ पे, सॉरी 2 बजे का कितना, 4 साढ़े 4 बजे का ट्रेन है हाँ, वो सोनगढ़ के लिए। आपको गांधीधाम स्टेशन से मिलेगा। आपको अच्छा अहमदाबाद मेन स्टेशन नहीं जाना है, गांधीधाम रेलवे स्टेशन है, वहां से एक अच्छा पैसेंजर ट्रेन चलती है। वो आपको अच्छा। सीहोर उतारेगा, यहाँ पास में सीहोर स्टेशन हाँ है, श्योर है, सोनगढ़ नहीं है। ऑनलाइन चेक किया है हाँ, मैंने। सीहोर आप उतरेंगे 8 बजे, वहां से आप ऑटो करेंगे, 200 रुपये में हो जाता है, 150 200 में। फिर वो ओके आपको सोनगढ़ छोड़ देगा, तो आप 9 बजे, 8 साढ़े 8 तक सोनगढ़ आ जाओगे। ओके ओके सर। जी जी। और रिटर्न का भी दोपहर में 2 बजे का फ्लाइट है, 23 तारीख का। अच्छा, तो कोई बात दो नहीं। तो वहां से अगर, कुछ टैक्सी वगैरह अवेलेबल हो जाएगा हाँ, सोनगढ़ से? टैक्सी तो मिलती बहुत, आप पहले से बात कर लेना, हम आपको नंबर दे देंगे, तो वो आपको जिस टाइम पे भी निकलना है आपको टैक्सी मिल जाएगी। ओके ओके सर, ओके। जी जी धन्यवाद सर, जय जय जी। सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय। जी, और कोई अभिभावक है जो कुछ पूछना चाहता है तो? नीरव कोठारी जी हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। नीरव जी, आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी नीरव जी, आप अनम्यूट कीजिए नीरव जी। जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र।
मैं कह रहा था ये जो एग्जाम होंगे ना बच्चों के, मैं उनको कितने मार्क्स मतलब कंपलसरी कितने आने चाहिए तो होगा? जो एग्जाम यहाँ पर होता है उसमें लगभग 70% बच्चों को आने चाहिए पासिंग मार्क्स। 100 का मतलब पेपर है तो हाँ, जो जितना भी मार्क्स का पेपर है उसका सेवेंटी जैन जैन परसेंट वाले में भी और दोनों हाँ में? जी, हाँ जी, जैन वाले में भी और स्कूल वाले में, दोनों में। दोनों में तो 70%? इसीलिए हमने पहले आपको सारा सिलेबस और सारी चीजें भेजी हैं। आप यूट्यूब पे सारी विषय, उस बाल बोध पाठमाला की सारी कक्षाएं उपलब्ध हैं। बच्चा घर में चाहे तो यूट्यूब पे रोज 15 मिनट भी पढ़ेगा तो सारा विषय एक महीने में सीख सकता है। आप स्कूल की भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। मुख्य रूप से इंग्लिश की तैयारी सभी अभिभावक जरूर अपने बच्चों को कराएं, क्योंकि मैंने जैसा बताया पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती है, बुक्स इंग्लिश में, लिखना इंग्लिश में। तो बच्चे को इंग्लिश की रीडिंग हैबिट, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसका मीनिंग निकालना। इंटरव्यू में वो मुख्य रूप से पढ़ाया भी जाएगा, टीचर होते हैं इंग्लिश के, तो वो आप इंग्लिश रीडिंग अभी से करें सारे बच्चे, ताकि आप इंग्लिश सिक्स से आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में ना जाए। जी इंग्लिश तो कर लेगा, अगर इंग्लिश में रीडिंग करने के बाद उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा उसको? हाँ, जी जी, मतलब उनके लेवल की बुक होती है बच्चों के, वो बड़े लेवल की बुक्स नहीं होती हैं, फिफ्थ तक और की बुक अब होती है। धर्म का बाल पोथी 1 और बाल पोथी 2 आप व्हाट्सएप पे वो भेज दूंगा हाँ, ना, वो हम पीडीएफ? आपको व्हाट्सअप, जो भी मैंने यहाँ बताया है वो सारे नियम, वो सारे बाल बोध की पीडीएफ, वो सब आपको व्हाट्सअप आ जाएगा। सारी पीडीएफ जो यहाँ मीटिंग में मैंने दिखाई है वो सब आ जाएंगे आपको। और हम 19 ठीक है, तारीख को सुबह बस। मिलेंगे। जी जी, बस आप नंबर सेव कर लें संस्था का, जिस नंबर से आपसे अभी कांटेक्ट किया जाता है, आप व्हाट्सअप नंबर सेव करेंगे तो ब्रॉडकास्ट से आपको तुरंत आ जाएगा। अगर नंबर सेव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, नंबर से बस जी वो। जी, जी जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, 2-3 लोगों का हैंड रेस है। अरिहंत जी हैं, अरिहंत जी भाई साहब। सपना जी हैं। आप लोग अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अपने पास 5 मिनट और अपन ले सकते हैं इस मीटिंग में। वैसे 9:30 तक का टाइम हमने निर्धारित किया था, 5 मिनट लेट शुरू हुई। 5 मिनट में आप जो भी पूछना चाहें। सबसे पहले सपना जी, आपका हैंड रेस है, आप अनम्यूट कीजिए, या कोई भी जिनको पास भी नोटिफिकेशन आया हो अनम्यूट का। हाँ, एग्जॉमी, जो मोबाइल नंबर दिख रहा है 231। जी भैया हम बहुत पढ़े हैं। जी, आप बोलिए। आपका वीडियो बंद है इसलिए पता, आपका फेस नहीं दिख रहा है। सपना जी कर दीजिए। बनाने से क्या जा रहा है? दादी से क्या जाएगा? जी, आप बोलिए, आपका ऑडियो आ रहा है। जी जी, बोलिए। सपना जी, सौरभ जी, सपना जी, आपको नोटिफिकेशन आया होगा। सपना जी, सौरभ जी, कोई जिनके पास नोटिफिकेशन आया हो। अनम्यूट नहीं हेलो। हो रहा है हाँ, जय सपना जन भाई जी। साहब। जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाई। हाँ भाई साहब, ये पूछ रहा था कि बच्चों का जो एग्जाम है वो ऑप्शनल भी रहता है या रिटर्न ही रहता है? उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ऑप्शनल भी रहते अच्छा हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं। मतलब कुछ लिखना भी होता है, कुछ चित्र को देखकर भी लिखना होता है। मतलब वो जैसा बच्चों का पेपर बनता है वैसा ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल से होता है, वो उनके हाँ। स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होता है। जयनंद भैया जी, मैं ज्योति जैन ग्वालियर से। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट है। ओके। जी, जय जी जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा जय जिनेन्द्र, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे इंग्लिश मीडियम से ये स्टडी कर रहा है और जी रीडिंग भी अच्छे से कर लेता है, जी, बट जी जैसे कोई अगर इंग्लिश स्पीकिंग में बात करता है ना, तो समझता है बट ये 100% नहीं, और नहीं, ठीक है। काफी बोल भी नहीं पाता है, तो वो कोई इशू तो नहीं नहीं नहीं, है? स्पीकिंग का कोई इशू नहीं है।
हाँ बस उसको रीडिंग और राइटिंग इंग्लिश की आती हो, हाँ उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता हो, वो हाँ वो उतना तो ही उस लेवल पे हम। जी जी। जी कोई कोई जी दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद। जी जी, जय जय। जी इसके बाद बस दो तीन लोगों और ले पाएंगे, बाकी सब लोग को भी जाना होगा, समय हो रहा है। तो सर्वज्ञ जी, राहुल जी, राहुल जी भी अनम्यूट है। जी राहुल जी। जी भैया जी, ये पूछ रही थी मैं कि मतलब बच्चों को फिफ्थ के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेन क्या तैयारी करवाएं अभी। मतलब फिफ्थ तक के जैसे मैथ्स में उसके भी हम सब्जेक्ट आपको भेज देंगे, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लाई है, जो भी बच्चे सीखते हैं फिफ्थ तक। इंग्लिश में जैसे उनके छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के जो ग्रामर के आते हैं, या कोई पिक्चर देख के उसको इंग्लिश में कुछ लिखना होता है उसको कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ऐसे इस टाइप के ही होते हैं। हम आपको जब व्हाट्सअप करेंगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स भी डाल देंगे कि आपको इन टॉपिक्स पे बच्चों को पढ़, वैसे तो उनके सिलेबस का ही है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है जो वो फिफ्थ तक पढ़ते हैं, फिर भी हम आपको भेज देंगे, और टॉपिक्स भेज साइंस, देंगे। साइंस साइंस में के भी भी। टॉपिक भेज देंगे। जी जी हम्म। जी। जय जी। जी जय जैन। सर्वज्ञ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जैन। जी भैया जी बोलिए। मेरा प्रश्न था कि जो सीबीएसई बोर्ड का जो स्कूल है उसकी दूरी कितनी रहेगी वहां से, और जो क्या नाम रहेगा स्कूल का? जो सीबीएसई स्कूल है वो अपने सोनगढ़ से, अपना जहाँ हॉस्टल है वहां से लगभग 21-22 किलोमीटर पड़ता है। मेरी बेटी भी वहीं पढ़ने जाती है, अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, पहली कक्षा में है, छोटी है। लेकिन सीबीएसई का ऑप्शन सबसे बेस्ट अपने पास यहाँ सोनगढ़ के हिसाब से वही है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल का नाम है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल के लगभग 150 स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हैं, उसके अलग अलग सिटीज में। वही यहाँ पर अपने पास नजदीक है। बच्चों को लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम स्कूल पहुंचने में लगता है। और बहुत मेन रोड पे ही स्कूल है, इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी जी जय जय। आ, अरिहंत, हर्षित, हर्षित। आपने चालू किया था कैमरा। हाँ ये कौन है, सर्वज्ञ? नहीं, सर्वज्ञ को ये नाम है। जी बोलिए, बोलो बेटा। बोलो बेटा। उनको दिख रहा होगा, अपन को नहीं दिख रहा है का। अपना नाम अपन को कैसे दिखेगा। अनम्यूट हो आप, बोलिए। क्या नाम है? अरिहंत। ये नाम किसका है? अरिहंत, अरिहंत। कुणाल, ये कुणाल है। कुणाल, अभी अनम्यूट कौन है? कुणाल। कुणाल, जी बोलिए। जी कुणाल भैया जी जी जय। बोलिए। जी जी जय जिनेन्द्र भाभी जी बोलिए। मैं ये जानकारी लेना चाहती थी कि आपने जो अदर एक्टिविटीज वाले लास्ट वाला वो बताया है, उसके भी पॉइंट क्या काउंट होंगे बच्चों के। हाँ जी, हाँ जी, काउंट होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काउंट होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट उसका होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की 100 नंबर है तो उसमें से 10 नंबर उसके होते हैं, अच्छा। कोई भी। तो इसीलिए इतनी सारी एक्टिविटी रखी है कि बच्चे में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा उसमें से। कोई बोल सकता होगा, भाषण लिख सकता होता है, या गा सकता है, कुछ भी कर सकता है उसमें, बनना तैयार कर सकता है, अभी तो समय है अपने पास। जी जी। जी क्या जी वो जो आपने बताया उनमें तो पार्टिसिपेट करेगा, जी जी बट जी। उसके पास एक अलग से एक्टिविटीज भी है, मैं सोच हाँ रही हूँ उसको भी। हाँ, उसमें भी आप यहाँ आके नाम लिखवाओगे तो उसको भी आपको समय दिया जाएगा वो करने का। जी 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 जी। अब लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर कोई पूछना चाहता है तो। हर्षित, हर्षित जी अनम्यूट कर लीजिए। हर्षित जी।
लगता है कुछ दिक्कत है उनको। हर्षित जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा हो तो चिंता की बात नहीं है, ये आखिरी मीटिंग नहीं है। आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे सबके नंबर है, आप कभी भी हमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, इसलिए उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आज की इस मीटिंग में जुड़े सभी अभिभावकों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो जो आपको निर्देश या जो चीजें हमने आपको बताई हैं संस्था की दृष्टि से, वो आप सभी बच्चे उसके लिए तैयारी करें। आपके पास समय है, उसका पूरा उपयोग करें। रोज मंदिर जाएं, पाठशाला चलती हो पाठशाला जाएं, स्वाध्याय चलता हो, प्रवचन चलता हो, उसमें भी आप बराबर भाग लें। और अभी से आप उस उन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल जुड़ें, और सारी चीजें आप उसमें अपनी दिनचर्या में उनको शामिल करें। जी। जयनंद भाई साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जी कैसे हैं भाई बताइए। साहब? बढ़िया बढ़िया, बताइए भाई साहब। जय हिंद भैया जी। जयनंद बेटा। जी काफी उत्साहित हैं आने के लिए। जी जी बिल्कुल, सभी उत्साहित हैं, उसमें से आप भी हो। तो निश्चित रूप से आप सब तैयारी करो, सबको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और हम भी चाहते हैं कि आप भी इस धर्म मार्ग में सभी विद्यार्थी जुड़ें, और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, और जैन धर्म की जो हमारी महान परंपरा है उसको समझें बहुत अच्छे से, और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को उतार कर एक श्रेष्ठ आदर्श नागरिक बने, आदर्श व्यक्ति बने, और अपने जैन धर्म की खूब प्रभावना करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ सभी तैयारी करें विद्यार्थी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। जय 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 जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय भैया।